and welcome to Anissa's Law, and in this video we are going to see the video on consideration part 1 in continuation to that one. This is part 2 on consideration where we are going to see the exceptions to the general rule that an agreement without consideration is void. यानी कि हमने पहली वाली वीडियो में देखा था कि ऐसे कंसिडरेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, और हमने टाइप्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन डिस्कस किए थे. इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे चाहे उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नाम का एलिमेंट नहीं भी दिखता है, लेकिन फिर भी हम उनको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में मानते हैं और इसलिए वो एनफोर्सेबल भी होते हैं बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. नाउ सेक्शन 25 ऐसे ही 3 तरीके के एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है और उसके अलावा और भी जो कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे. नाउ सेक्शन 25 कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है एक्सेप्ट कब. तो पहली चीज़ बताता है कि जहाँ पे कोई एग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन किया गया हो, लेकिन उसके लिए और इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ये भी हैं कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ में वो एग्रीमेंट बिटवीन नियर रिलेटिव्स होना चाहिए एंड नॉट बिटवीन दी स्ट्रेंजर्स. इसके अलावा वो एग्रीमेंट राइटिंग में रिड्यूस्ड होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए. अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो ऐसे में भी चाहे कंसिडरेशन वहाँ पर नहीं है एग्रीमेंट के साथ में, फिर भी हम उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डालेंगे एंड इट विल बी एक्चुअली एनफोर्सिएबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल, राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी. इस केस में क्या हुआ कि जहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब नाम किया तो उसने ये लिखा कि मैं इसको आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और साथ में ये भी लिखा कि क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते रहते हैं और इसलिए मैं इस वाइफ से तंग आकर इस प्रॉपर्टी को इस वाइफ के नाम कर रहा हूँ. अब ये जो लड़ाई झगड़ा था ये कोर्ट के सामने भी बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहा था. दोनों हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल एलिगेशंस एंड अब्यूज़ कर रहे थे एक दूसरे को, और ये सारी चीज़ें कोर्ट के पास एज एन एविडेंस थी. कोर्ट ने फाइनली ये डिसाइड किया, ये हेल्ड किया कि ये केस नेचुरल लव एंड अफेक्शन का नहीं है, और क्योंकि ये केस नेचुरल लव एंड अफेक्शन का नहीं है और इसीलिए ये सेक्शन 25 की फर्स्ट वाली एक्सेप्शन में नहीं फॉल करता है एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट एनफोर्सिएबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. नाउ दूसरी जो एक्सेप्शन है वो है पास्ट वॉलंटरी कंसिडरेशन और सर्विसेज. इसका क्या मतलब हुआ? नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक ए पर्सन है जिसका हार खो गया है. अब यहाँ पर इस ए पर्सन ने कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई डिक्लेरेशन इस बात का नहीं किया है कि कोई भी अगर इस ए पर्सन का हार लेकर आएगा, फाइंड करेगा, तो वो इसको रिवॉर्ड देगी. लेकिन फिर भी एक बी पर्सन बिना रिक्वेस्ट ऑफ ए के उस हार को फाइंड करके ए को दे देता है. अब यहाँ पर ए खुश होकर प्रॉमिस करती है किसको? बी को, कि मैं अब तुम्हें इस बात का रिवॉर्ड दूंगी, सपोज करो 2000 रुपीज़. अब यहाँ पे बाद में ए मुकर जाती है और यहाँ पर ए कहती है क्योंकि ये तो कंसिडरेशन के बिना था, यहाँ तो हम इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानेंगे. तो यहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया या कोर्ट ये कहेगा कि इस केस में क्योंकि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बेसिस पे आपने ए ने एक प्रॉमिस किया था, और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज यहाँ पर क्या है? इस बी की पास्ट यानी कि प्रॉमिस देने से पहले कि जो पास्ट यानी कि पास्ट सर्विसेज हैं, और वो कैसी सर्विसेज हैं? वो वॉलंटरी सर्विसेज है. वॉलंटरी मीन्स इसने अपने आप उस हार को फाइंड करके ए को दिया था. यहाँ पे ए की रिक्वेस्ट पर, जैसे कि हम कंसिडरेशन के एसेंशियल्स में पढ़ चुके हैं, ए की रिक्वेस्ट पर बी ने ए का हार फाइंड नहीं किया था. लेकिन उसके बाद में भी क्योंकि ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज हैं और जो कि सेक्शन 25 में एज एन एक्सेप्शन आती हैं, इसलिए हम इस कंडीशन में भी कंसिडरेशन के ना होते हुए भी हम इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. तीसरी कंडीशन है एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट. नाउ सपोज करो एक ए पर्सन है जिसने बी पर्सन से कोई उधार लिया था, सपोज करो 3 लाख का उधार लिया था.
अब बी पर्सन ने वेट किया और जो शेड्यूल्ड टाइम था उस शेड्यूल्ड टाइम में बी पर्सन को ए पर्सन से वो अमाउंट जो 3 लाख का था वो नहीं मिला। अब बी के पास क्या रेमेडी थी कि बी को कोर्ट के पास जाना चाहिए था टू क्लेम हिज मनी और टू रिकवर दैट मनी फ्रॉम ए। अब इस चीज़ के लिए बी के पास कितना टाइम था, सारा लाइफ टाइम तो नहीं था, तो बी के पास सिर्फ अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट बी के पास सिर्फ 3 साल थे टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम ए। लेकिन इस ए ने उस दौरान जब लिमिटेशन पीरियड था उस दौरान क्या किया, एक नोट लिखा इन द नेम ऑफ ए, इन द नेम ऑफ बी, और कहा कि मैं मानता हूँ कि कुछ यानी कि वो जो 3 लाख रुपए हैं वो मेरे ऊपर बकाया है और वो मैं आपको पे कर दूंगा विद इन सो एंड सो टाइम वॉट एवर। तो यहाँ पे ये एक एग्रीमेंट की फॉर्म में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि चाहे अब ये 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड है जिसमें बी अपना डेट क्लेम नहीं कर पाया, मनी रिकवरी के लिए कोर्ट नहीं जा पाया या कोर्ट नहीं गया, उसने ही हैज़ फेल्ड टू अप्रोच द कोर्ट विद इन दैट लिमिटेशन पीरियड, अगर उसके उस कंसिडरेशन, अब यहाँ पे कंसिडरेशन ना भी हो तब भी इस टाइम बार्ड डेट को हम एज एन एग्रीमेंट मान सकते हैं अगर इस पर्सन ने इस बात को एक्सप्रेसली लिखित में बी के नाम ऐसा लिख दिया था और एडमिट किया था कि वो वाला सम यानी कि 3 लाख का सम एक पर्सन के ऊपर बकाया है। तो इन दिस केस सेक्शन 25 की 3rd एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग हम इस एग्रीमेंट को भी क्या मानेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे और टाइम बार्ड डेट होते हुए भी बी कैन क्लेम दिस डेट फ्रॉम ए। इसके अलावा सेक्शन 25 के अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं और वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट मीन्स अगर ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई चीज़ गिफ्ट के लिए प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कोई चीज़ गिफ्ट करूँगा। अब गिफ्ट में आप खुद जानते हैं कि जब आप खुद किसी को गिफ्ट करते हैं तो उससे पैसे थोड़ी ना मांगते हैं कि मैंने तुम्हें गिफ्ट किया तुम मुझे उसके पैसे दो। ऑब्वियसली गिफ्ट इज़ ऑलवेज वन साइडेड विच इज़ विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन फिर भी गिफ्ट एक ऐसी एक्सेप्शन है जहाँ पर इवन विदाउट कंसिडरेशन ऑल्सो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर बी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ आप जो गिफ्ट देंगे मैं एक्सेप्ट करूँगा, उस केस में अगर ए फेल कर जाता है उस गिफ्ट को देने के लिए तो उस केस में बी कैन क्लेम दिस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ टू गेट दैट गिफ्ट फ्रॉम ए, बशर्ते सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि अगर ये गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और 100 रुपये से ज़्यादा के अमाउंट का है तो फिर ऐसे गिफ्ट्स राइटिंग में होने चाहिए, रिड्यूस्ड टू राइटिंग में होने चाहिए और साथ में रजिस्टर्ड भी होने चाहिए एज पर दी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि गिफ्ट के लिए अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी हैं तो अगर उसी को हम कंप्लीटेड गिफ्ट मानते हैं तभी उस केस में कंसिडरेशन के ना होते हुए भी एक पर्सन यानी कि जो बी पर्सन है इस केस में वो क्लेम कर सकता है उस गिफ्ट को। 5th कंडीशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होती है। ना कंसिडरेशन यहाँ पर कैसे नहीं होती है, फॉर एग्जांपल अगर एक ए पर्सन है जिसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और जहाँ पे बहुत सारे उसके किराएदार रहते हैं और ए पर्सन के पास ये टाइम ही नहीं है कि वो अपने किराएदारों से उस रेंट को वसूल कर सकता हो, ले सकता हो, कलेक्ट कर सकता हो, तो वो क्या करता है, वो एक ए पर्सन को रख लेता है टू रिकवर दैट रेंट फ्रॉम द टेनेंट्स, फ्रॉम हिज टेनेंट्स। तो यहाँ पे जो एक इस पर्सन को एज एन एजेंट उसने अपॉइंट किया, इस ए ने इस पर्सन को यानी कि बी पर्सन को अगर एज एन एजेंट अपॉइंट किया है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के केस में हम ये कहेंगे दैट डिस्पाइट ऑफ द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। I hope you could understand these exceptions in this short video, in this short period of time. So thank you so much for watching this video.